नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन चैनल पर। तो क्वाड चैलेंजिंग ड्रैगन इन द इंडियन ओशन। आपको पता ही होगा कि मालाबार एक्सरसाइज जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेवी की एक्सरसाइज होती है, जिसमें भारत और अमेरिका पहले से थे, फिर उसमें जापान आके जुड़ता है और इस साल उस मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी पुनः आकर के जुड़ेगा। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया पहले भी इस एक्सरसाइज में साथ में था और अभी उसने दोबारा से इसको ज्वाइन किया है। तो क्वाड का जो पूरा स्वरूप है, जो अभी हमने पिछले हफ्ते ही देखा था कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, यानी कि जो उनके सेक्रेटरी जिनको कहा जाता है, माइक पोम्पियो साहब, तो वो जापान की राजधानी टोक्यो गए थे। वहां पे भारत के भी जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ जापान के विदेश मंत्री, इन चारों लोगों ने मिलकर के औपचारिक रूप से क्वाड को फाइनलाइज करने का एक निश्चय किया है। तो क्वाड, इसमें 4 देश आते हैं और जब आप क्वाड प्लस की बात करते हो तो इसमें 4 देश और आते हैं। तो इन टोटल जो 7 देश हो जाते हैं, यहाँ पे 3 देश और आते हैं, जिसमें आपका साउथ कोरिया आता है। क्वाड प्लस की मैं बात कर रहा हूँ और इस पे एक सेपरेट लेक्चर भी पीटी एजुकेशन पे पड़ा हुआ है। तो साउथ कोरिया पहला देश आता है, इसमें वियतनाम को भी ऐड करने की बात हो रही है और ऑस्ट्रेलिया का जो पड़ोसी है न्यूजीलैंड, उसको ऐड करने की बात हो रही है। तो एक बार आप सभी लोग क्वाड में आने वाले चारों देशों के नाम जो आप देख सकते हो, पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा जापान है। जापान के नए नवेले ये प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा साहब। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बदल जा सकते हैं, और यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री तो भी 2024 तक नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। तो क्वाड में आने वाले चारों देशों के नाम और क्वाड प्लस में जो 3 देश और आते हैं, आप सभी इसे एक बार कमेंट थ्रेड में लिखेंगे, जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल मामलों में आगे कई सालों तक इंटरनेशनल रिलेशनशिप और करंट अफेयर्स में आपके लिए मददगार साबित होगा। तो हम देखते हैं, पहले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को समझते हैं। देखिए, जब हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं तो ये टर्म सबसे पहले अमेरिका से निकल करके आया था और ओबामा के समय में 2008 के बाद इस टर्म का यूज किया जाने लगा, क्योंकि 2008 की आर्थिक मंदी ने भारत जैसे डेवलपिंग मार्केट, जो बिल्कुल भी मंदी का शिकार नहीं हुआ था, उसके लिए राहें खोलती थी कि आप कैसे डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसके साथ अपने आप को कोलैबोरेट कर सकते हो। तो जब हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो ये रीजन हर देश की अपनी अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भारत के नजरिए से देखोगे तो भारत इसे ईस्ट अफ्रीका, ये ईस्ट अफ्रीका है ना, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है। तो भारत के लिए ये यहां से लेकर के पूरा ये क्षेत्र होते हुए आगे जाकर के अमेरिका, यहां पे अमेरिका आपका मौजूद है और ये वेस्ट अमेरिका तक आता है। ठीक है, मतलब अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से लेकर के अफ्रीका के ईस्टर्न अफ्रीका तक का जो कोस्ट है, यानी कि पूर्वी अफ्रीका से लेकर के पश्चिमी अमेरिकी तट तक, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत मानता है। भारत मानता है कि हमारा जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है वो इतना बड़ा है। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करेंगे ना, तो अमेरिका ईस्टर्न पार्ट वाले को, इतने रीजन को नहीं मानता। अमेरिका का मानना है कि बस भारत तक का जो क्षेत्र है, यानी कि बे ऑफ बंगाल तक का जो रीजन है, वो हमारा रीजन है। तो यहाँ पे अलग अलग देश के अपने अपने इंटरेस्ट है, सबका अपना अपना गेम है। तो आप मोटे तौर पे इंडो पैसिफिक क्षेत्र को याद रखिएगा कि हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा है भारत के नजरिए से, और अमेरिका इसमें ईस्टर्न पार्ट को नहीं कंसिडर करता। अब ये मालाबार एक्सरसाइज क्या है? देखिए, 1992 में ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में। इन दोनों की जो नेवीज हैं, नेवी का मतलब भारत के जो नेवी के कमांडर इन चीफ हैं, उनका नाम बताइए आप मुझे। और अमेरिका और भारत ने इसकी शुरुआत 1992 में की थी। बीच में इसमें ऑस्ट्रेलिया आके जुड़ा था, 2007 के लगभग ऑस्ट्रेलिया आके जुड़ा था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे 2007 में ही विड्रॉ भी कर लिया था। उस समय ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे वो जॉन हावर्ड साहब थे। क्यों विड्रॉ किया था मैं अभी आपको बताता हूं। इसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल था। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक बात जान लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज है, वहां पे चाइनीज स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बहुत जाते हैं। तो वो जा करके वहां पे प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, वहां पे चाइना के खिलाफ जो भी आवाजें हैं उनको दबाने का काम करते हैं और प्रो चाइनीज आवाजों को लाने का काम करते हैं। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में बहुत ज्यादा दखल दिया है, लेकिन अब हमें यह देखने को मिल रहा है कि इस समय के जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन साहब, वो काफी चाइना के खिलाफ हो चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने भी मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन करके ये क्रिस्टल क्लियर मैसेज दिया है कि हम एंटी चाइना होकर के चाइना के खिलाफ जो यहाँ पे गुट बन रहा है उसका साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने इसको छोड़ा था। यहाँ पे 1992 से अमेरिका और भारत तो कर ही रहे हैं।
2015 में इसमें आकर के जापान भी जुड़ गया। तो 2015 में जापान जुड़ा जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में बस आने ही वाले थे उस साल, और फाइनली यहां पे 2020 से अगले हफ्ते ये एक्सरसाइज शुरू होगी दोस्तों, और यहां पे चारों देश जो क्वाड के हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो 13 साल तक डिले करने के बाद 2007 से लेकर के 2020 तक ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली इस ट्राइलेटरल, अभी तक ट्राइलेटरल था क्योंकि भारत, अमेरिका और जापान ही थे, उसमें अगले महीने पार्टिसिपेट करने का फैसला लिया है। ये एक्सरसाइज जो होती है बे ऑफ बंगाल रीजन में और अरेबियन सी रीजन में होती है, बेसिकली जो इंडियन ओशन का पूरा क्षेत्र है। और भारत और चाइना के बीच में लद्दाख सेक्टर में आपको पता है अभी भी वहां पे कन्फ्रंटेशन जारी है, इधर से भारतीय सेनाएं हैं तो उधर से चीन की सेनाएं हैं, और ये 5 महीने से चल रहा है। जून के महीने से हमें देखने को मिल रहा है, जून 15-16 की रात को जो पूरा का पूरा एक वो इवेंट हुआ था जिसमें बेसिकली भारत के 20 सोल्जर्स शहीद हुए थे और चाइना के तो 20 से बहुत ज्यादा हुए थे, हालांकि एक्चुअल नंबर्स चाइना कभी नहीं देगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो मिनिस्ट्री है उसका स्टेटमेंट कि जैसे जैसे भारत कोऑपरेशन को यानी कि आपसी सामंजस्य को बढ़ा रहा है दूसरे देशों के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन में, और डिफेंस कोऑपरेशन ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, तो उस मायने में अगर हम देखें तो मालाबार 2020 ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए बहुत ही सही होगी, ये ऑस्ट्रेलिया की मिनिस्ट्री ने कहा है। अब मैं आपको कुछ मैप्स दिखाता हूं। देखिए चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और जापान यूएस ने कैसे इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव अपना जारी रखा है। अब मैं यहां पे आपको जो फिगर दिखा रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा। पहले आप इसमें समझोगे कि चीन का BRI प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, और उसके साथ ही साथ जापान और अमेरिका ने मिल करके कैसे यहां पे चीन को काउंटर करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स बिछा करके रखे हैं। तो यहां पे जो रेड में आपको दिख रहे हैं राउंड शेप में, वो सारे के सारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चाइना असिस्ट कर रहा है। तो यहां पे आपको जितने भी रेड में दिख रहे हैं, जैसे कि ये आपको एक श्रीलंका का रेड दिख रहा है, तो ये चीन के द्वारा किया जा रहा है। और आपको जो यहाँ पे ओवरसीज चाइनीज नेवल बेसेस देखने हैं तो आप ये ट्रायंगल वाला स्टार देख सकते हो। एक बेस देखिए चाइना का यहाँ पे आपको जिबूती में देखने को मिल रहा है, तो ये चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवरसीज बेस है। ये जिबूती जो आप देख रहे हैं ना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक हिस्सा है, और जिबूती की कैपिटल आप मुझे लिख के बताइए, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो चारों देश हैं उनकी कैपिटल लिखिए। तो जिबूती में चाइना का एक ओवरसी मिलिट्री बेस बन चुका है, और ये यहाँ रेड सी पे कभी भी चोक कर सकता है। यहाँ पे सबमरीन केबल्स बिछाई गई हैं चाइनीज कंपनीज के द्वारा जो कि सीधे यूरोप तक जाती हैं, और ये ओवरलैंड सिल्क रूट तो है ही है जो बहुत पुराना रूट है, और यहां से ही पहले एशिया और यूरोप के बीच में यानी कि यूरेशिया के क्षेत्र में पूरा का पूरा ट्रेड हुआ करता था। अब यहाँ पे यूएस की मिलिट्री के द्वारा जो जो बेसेस बनाए गए हैं वो आप पहला बेस ये देख सकते हैं, दूसरा ये देख सकते हैं, ट्रायंगल है लेकिन यहाँ पे ब्लू है, तीसरा गुआम में देख सकते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखिए आप 3 बेसेस हैं, ये पहला बेस है, ये दूसरा बेस है, ये तीसरा बेस है, और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स पे देखिए, ये वानातू आइलैंड्स देखिए, यहाँ पे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर काम करा रहा है चाइना। तो पैसिफिक में भी दोस्तों तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। मैंने आपको कल के ताइवान वाले वीडियो में बताया था कि कैसे सोलोमन आइलैंड्स और किरीबती ने ताइवान को जो अपनी एक पहचान बना के रखा था कि ताइवान को एक सेपरेट कंट्री के रूप में आइडेंटिफाई किया था, रिकॉग्नाइज किया था, उसको हटा करके चाइना को जब मान्यता दी तो अमेरिका इसमें आगे आ गया और उसने ये इंश्योर किया, सोलोमन आइलैंड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उसने इंश्योर किया कि बाकी जो देश हैं वो भी ऐसा ना करने लगे। तो ये पूरा एक ग्रेट कंपटीशन चल रहा है, और आप इस फिगर को ध्यान से पढ़िएगा एक बार फिर से तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि अगर आप वीडियो पॉज करके इसे फिर से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे अब मैं आपको बताऊंगा कि हिंद महासागर में भारत की कहां कहां पे प्रेजेंस है। तो देखिए सबसे पहले ईरान का जो चाबहार पोर्ट है यहां पे हमारी प्रेजेंस है, हालांकि ये पोर्ट अभी हमारे पास है। यूएई के साथ हमारे ऑयल रिजर्व्स यहाँ पे हमने बना के रखे हैं। यूएई वाला क्षेत्र ये आप ऊपर देख सकते हो, 7 अमीरातों से मिलकर के बना है। यूएई की राजधानी बताइए। ओमान के साथ हमारे बहुत ही अच्छे संबंध हैं और दुकम ये जो पोर्ट है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर देखिए 4 इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला सेशल्स आता है जिसमें एजम्पशन आइलैंड है, वहां पे भारत का एक पूरा का पूरा पेट्रोलिंग बोट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ये सारी चीजें हैं। फिर मॉरिशस आता है, मॉरिशस में हमारे बिहार के काफी लोग हैं, वहां के प्रधानमंत्री जी जो थे वो भी बिहारी थे, तो यहाँ पे भी हमारा कम्युनिकेशन के लिए, पेट्रोलिंग के लिए सारी चीजें मौजूद है। फिर मेडागास्कर है और रीयूनियन आइलैंड जो है वो फ्रांस का है, तो फ्रांस के साथ तो हमारी बहुत ही अच्छी मित्रता है। तो यहाँ पे वेस्टर्न इंडियन ओशन में जो 4 देश मौजूद हैं जिसमें कोमोरोस आता है, सेशल्स आता है, रीयूनियन आता है, ये इंडियन ओशन कमीशन के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इंडियन ओशन कमीशन में कौन कौन से देश आते हैं आप मुझे लिख करके बताएंगे, और भारत क्या इसमें सदस्य है या भारत इसका ऑब्जर्वर है ये भी आप मुझे बताइए। फिर बांग्लादेश तो हमारा मित्र है ही है, फाइनेंशियल एड हम देते ही रहते हैं उनको। मालदीव्स में भी हम लगातार
मदद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी भारत ने काफी मदद की। फिर यहाँ पे एक यूके का आइलैंड है, डियोगो गार्शिया आइलैंड, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मौजूद है। और यूके ने क्या किया है, अपने सबसे प्रिय दोस्त अमेरिका को इसको दे करके रखा है कि आप यहाँ पे आप अपना काम धाम कीजिए। तो इंडियन नेवी को भी यहाँ पे बेस के रूप में इस्तेमाल करने की छूट है, क्योंकि भारत और अमेरिका ने 3 समझौते किए हैं। एक किया है कॉमकासा, ठीक है, एक किया है लेमोवा और एक किया है जिसोमिया। अमेरिका और भारत, मतलब अमेरिका अगर किसी भी देश के साथ समझौते करती है अमेरिका की मिलिट्री, तो वो 4 बेसिक समझौते होते हैं। कॉमकासा, लेमोवा जो होता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम होता है, जिसोमिया ये जनरल सिक्योरिटी के लिए होता है, कॉमकासा होता है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो कॉमकासा, लेमोवा, जिसोमिया ये 3 होते हैं, और चौथा होता है बेका, ये बेसिक एक्सचेंज होता है। अभी तक भारत ने सिर्फ बेका नहीं साइन किया है, बाकी ये तीनों साइन कर लिया है। ये तीनों आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आईआर के जो भी तैयारी बच्चे कर रहे हैं या जो भी एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जरूरी है कि कॉमकासा, लेमोवा, जिसोमिया, और अगर आपको आता है तो इसके फुल फॉर्म भी लिखिए। और बेका जो भारत ने अभी तक नहीं साइन किया है, वो भारत कभी भी साइन कर सकता है, इस बात की पूरी उम्मीद है। तो जब ये चारों के चारों एग्रीमेंट हो जाएंगे तो भारत अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाएगा। भारतीय और अमेरिकी फोर्सेस फिर कुछ भी आपस में शेयर कर सकती हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, इंटरऑपरेबिलिटी रहेगी और बाकी सारी चीजें रहेंगी। अब भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी क्यों बदली? देखिए, अभी तक भारत जब क्वाड की बात होती थी तो भारत थोड़ा सा हिचकिचाता था, भारत चाइना को नाराज नहीं करना चाहता था। इसीलिए तो भैया चाइना को $60 बिलियन तक का ट्रेड डेफिसिट जो भारत के साथ था वो हमने होने दिया, उसको बढ़ने दिया कि ठीक है चीन को अपने साथ ले आओ, चीन यहाँ पे पैसे कमाएगा तो वो पाकिस्तान को भी कंट्रोल करके रखेगा, पाकिस्तान को भी समझा के रखेगा कि भारत के ऊपर आक्रमण मत करो, भारत को परेशान मत करो। और बाकी हम क्वाड में भी इसीलिए ज्यादा नहीं गए, तभी तो ये सारे के सारे ऐप आपके यहाँ चल रहे थे, सारे के सारे मोबाइल फोन चल रहे थे। भारत सरकार मोबाइल बनाने की दिशा में कोई कदम ही नहीं बढ़ा रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। आपकी जो आप कहने को फार्मा के इतने बड़े मैन्युफैक्चरर हो, लेकिन जो एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो आपको चाहिए, तो नॉर्मल पैरासीटामोल दवाई बनाने के लिए भी 90% आप एपीआई को तो इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से। इतनी ज्यादा हमने चाइना को लीवरेज देके रखी थी, लेकिन वो सारा जो भ्रम था वो 15 जून की रात को टूट गया। भारत सरकार एकदम से उसको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी। 360 पूरा का पूरा मतलब एक अप्रोच जो था वो भी चेंज हो गया। अब भारत अभी तक तो नहीं चाहता था कि क्वाड को एक मिलिट्री के रूप में दिखाए कि ये एक गुट बन रहा है चीन के खिलाफ, लेकिन अब भारत को ये करना पड़ेगा। तो भारत ने ये चीज शुरू की, क्योंकि बॉर्डर पे तो डी एस्केलेशन हो ही नहीं रही है, 5 महीने से सेनाएं आपस में जमी हुई हैं एक जगह। और अब यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान की मदद से फेस चैलेंज पोज किया जाएगा चाइना को। चाइना को मैसेज क्लियर दिया जा चुका है कि भैया ऐसा है, क्वाड तैयार है, अब आप आओ इंडो पैसिफिक में और हम देखते हैं कि कैसे आप यहाँ पे अपनी जो दादागिरी दिखा रहे थे साउथ चाइना सी में वो दिखाते हो। अब ये एक इंपॉर्टेंट मैप है, इसको फिर से देखिएगा। देखिए ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत का भिन्न अंग है। यहाँ पे जो पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया गया क्षेत्र है ना, यहाँ पे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बन रहा है। मैंने पाकिस्तान वाले अभी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो सीपेक है इसके जो हेड बनाए गए हैं वो असीम बाजवा बनाए गए हैं, और ये वही है जिन्होंने लाखों रुपए लूट करके, करोड़ों रुपए लूट करके पापा पिज्जा के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं पूरी दुनिया में। इनका पूरा का पूरा जो एक स्कैंडल था वो निकल करके आया था। तो ये सीपेक हो गया। सीपेक जाकर के जुड़ता है ग्वादर पोर्ट से, और ग्वादर पोर्ट से ये जाता है यहां आपका पूरा पर्शियन गल्फ तक। ठीक है, पहला तो ये रूट हो गया। दूसरा रूट है आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का, जो कुनमिंग से आएगा, बर्मा से होते हुए ये म्यांमार का पोर्ट है क्यायूपियो, और इसके बाद ये कोलंबो हम्बनटोटा से होते हुए सी रूट से सीधे जिबूती। जिबूती मैंने अभी आपको पिछले मैप में दिखाया कि यहां पे चाइना का मिलिट्री बेस है, तो यहां से होते हुए ये सीधे यूरोप जाएगा। अभी चाइना जो है वो 80% अपना ऑयल स्टेट ऑफ मलक्का से इंपोर्ट करता है। इसीलिए अगर भारत अंडमान निकोबार जो यहां पे बैठा हुआ है भारत इतना लंबा, तो यहां पे भारत कभी भी चोक करके चाइना की तेल की सप्लाई को रोक सकता है, चाइना की इकोनॉमी को खत्म कर सकता है। अगर भारत ने एक दिन यहां पे अपना जंगी जहाजों का बेड़ा लगा दिया तो सच पूछिए बीजिंग तक हिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत ऐसा करेगा, ये तो अभी बहुत से तुरुप के इक्के हैं भारत के पास, दलाई लामा है, अरुणाचल प्रदेश है, बहुत कुछ है। ये सारी चीजें चलती रहेंगी, चाइना पे प्रेशर बनाने का काम चलता रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे ये साउथ चाइना सी का तो मैंने मैप कई बार दिखाया है, साउथ चाइना सी में भी ये सारे देश आते हैं।
अभी जापान के पीएम ने क्या किया, जापान के पीएम ने पद ग्रहण संभालने के बाद पहली यात्रा कर डाली वियतनाम में, और वियतनाम को वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि वियतनाम भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, नेक्स्ट एशियन मिरेकल है वियतनाम की, मैंने पूरी कहानी बताई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको वो लेक्चर बहुत पसंद आया, उसको आपका काफी सपोर्ट हासिल हुआ। तो ऐसे ही हर लेक्चर को सपोर्ट देते रहिएगा, हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपके लिए और कड़ी मेहनत करेंगे। तो वियतनाम की कहानी मैंने आपको बताई, और जापान के जो पीएम है उन्होंने पहली यात्रा वियतनाम की और वियतनाम को सीधे वादा किया है कि हम आपको मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे। आप सोचिए, जापान जो एक पैसिफिक देश है, मतलब एक शांति की नीति को अपनाता है, उसका कौन सा आर्टिकल है जो वॉर को मना करता है, जरा बताइएगा कमेंट थ्रेड में, मैंने कई बार बताया है। तो वो वियतनाम को कह रहा है कि हम आपको मिलिट्री गियर की सप्लाई करेंगे। तो आप सोच लो जापान को कितना ज्यादा खतरा है चीन से। तो यही खतरा आज पूरी दुनिया को है चीन से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब फाइनली हम इसे कंक्लूड करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ज्वाइन करने से क्या हुआ है कि मालाबार एक्सरसाइज में पहले से अमेरिका, जापान और भारत थे। तो ये चारों के चारों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, चारों के चारों फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, चारों के चारों जो हैं उनके आपस में एक इंटरऑपरेबिलिटी है। इसके साथ साथ अगर आप वियतनाम को भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि वियतनाम एंटी चाइना है, इसलिए वियतनाम जरूरी है। न्यूजीलैंड तो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ की प्रधानमंत्री जेसिडा जो अर्डन है वो दोबारा जीत करके आई है चुनाव। और तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया आता है जो एक और डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इन सबका साथ रहना जरूरी है, क्योंकि साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से खतरा है, याद रखिएगा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मतलब उसके अस्तित्व पर ही खतरा है। और नॉर्थ कोरिया को सारा समर्थन मिलता है चीन से, ये चीज भी याद रखिएगा। क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये तो सच है कि अभी तक ये मिलिट्री अलायंस नहीं बना है, लेकिन ये तो अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि ये चीन को रोकने के लिए है, चीन को डराने के लिए है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है, कोई बात नहीं भाई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रखो या जो भी रखो, चाइना तो हिल चुका है, ये सच्चाई है। अब जब फॉर्मल ज्वाइनिंग हो चुकी है चारों देशों की, क्वाड नेशंस के, तो ये जो मैसेज है वो क्रिस्टल क्लियर है चाइना को कि आपका जो एग्रेशन है अब उसे हम सीरियसली डील करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम आपको छोड़ देंगे, लीवरेज देते रहेंगे कि आप आइए हमारे देश में हमारी कंपनियों को खा जाइए और अपने देश में जाकर के आप हमारी कंपनियों को कुछ करने ना दीजिए। तो ऐसा अब नहीं चलेगा, अब टेट फॉर टैट होगा, जैसे को तैसा होगा, और अब आपके एग्रेशन को हम एकदम सीरियसली डील करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा लेक्चर टीम पीटी की तरफ से। ये रिसोर्सेज आपके लिए हैं, आप इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। लेक्चर कैसा लगा ये जरूर आप बताइए, और साथ ही साथ सजेशंस में मुझे बताते रहिए कि और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो पसंद करेंगे। मैं और भी कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो लाऊंगा। अभी तो ये सीरीज लंबी चलनी है, अगर आपका मोटिवेशन मिलता रहा और सपोर्ट मिलता रहा तो और भी ज्यादा लंबी चलेगी। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।